टॉपिक इज टाइम सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A leave his house as 20 minutes to 7 in the morning, reaches K's house in 25 minutes. They finish their breakfast in another 15 minutes and leave their office, which take another 35 minutes. At what time they leave K's house to reach their office? कितना आ गया? 7:20। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था। ए लीव हिज हाउस एट 20 minutes to 7, यानी कि कितने बजे वो घर से चलना शुरू किया था उसने? 6:40। 6:40 उसने घर से चलना शुरू किया था। ठीक है, 20 मिनट से अभी 7 बजने को। ठीक है, केज हाउस कितने बजे टाइम पे पहुंच गया वो? 25 मिनट्स में। इसमें 25 मिनट्स अगर ऐड कर लूंगा तो के हाउस कितने बजे पहुंच जाएगा वो? 7:05 पे, 7:05 पे। ठीक है, दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट इन अनदर 15 मिनट्स, तो इसमें 15 ऐड कर लेंगे। 7:20 तक उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उनको ऑफिस के लिए कितना टाइम लगा जाने के लिए? 35 मिनट्स। इसमें अगर 35 मिनट्स ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा? 7:55 पे वो ऑफिस पे पहुंच जाएगी। हमारा क्वेश्चन था कि वो ऑफिस के लिए कितने बजे चलना शुरू कर रहे हैं? दैट इज 7:20 AM। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। If the first day of the year other than the leap year was Friday, then which was the last day of the year? कभी भी हमारे पास नॉन लीप ईयर की बात होती है तो नॉन लीप ईयर में फर्स्ट एंड द लास्ट डे सेम होगा हमेशा। अगर पहला दिन फ्राइडे है तो लास्ट डे भी क्या होगा? फ्राइडे होगा। लेकिन अगर लीप ईयर की बात हो रही है तो फर्स्ट डे अगर फ्राइडे है तो लास्ट डे सैटरडे, एक दिन अगला हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कैलेंडर्स का। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? फ्राइडे आ गया। फर्स्ट एंड द लास्ट डे ऑफ नॉन लीप ईयर इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Which 2 month in the year have the same calendar? तो कैलेंडर में जब हम टॉपिक करेंगे तो वहां पे भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से मंथ्स सेम है लीप ईयर के केस में, कौन कौन से मंथ्स सेम है नॉन लीप ईयर के केस में। लेकिन अगर भूल जाओ कि सर ने हमें क्या बताया था, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? दोनों मंथ्स के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों मंथ्स के बीच में जो नंबर ऑफ ऑड डेज हैं, अगर वो 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, तो वो दोनों मंथ्स जो है वो सेम वो होंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फर्स्ट ऑप्शन है जुलाई एंड अक्टूबर, सॉरी जून एंड अक्टूबर। तो जून में कितने ऑड डेज हैं बच्चे? जुलाई में कितने होंगे? 3। अगस्त में कितने होते हैं? सितंबर में कितने हैं? अब अक्टूबर काउंट नहीं करना, क्योंकि मैं फर्स्ट जून एंड फर्स्ट अक्टूबर मैच कर रहा हूं। फर्स्ट जून एंड फर्स्ट अक्टूबर अगर मैच होगी तो दोनों मंथ्स जो हैं वो सेम डेज और उनकी सेम डेट और डेज सेम होंगे। अब मेरे पास यहां पे कितने ऑड डेज आ गए? 2 + 3 5 + 3 8 + 2 10 हो गए। 10 मीन्स 10 डेज। 10 डेज मीन 1 वीक 3 डेज। मैंने क्या कहा था? जो ऑड डेज है वो 7 का मल्टीपल होने चाहिए। 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 2 मंथ सेम डेट और डेज पे नहीं है। नेक्स्ट अप्रैल एंड नवंबर चेक कर लेते हैं। अप्रैल में कितने बचे? मई में 3, जून में, जुलाई, अगस्त, कहां तक जाना है? सितंबर, अक्टूबर, टोटल करो। 2 + 3 5 + 2 7, 0 कर दो यहाँ पे। 3 + 3 6, 6 + 2 8, 7 माइनस कर दो, 1 रह गया। 1 + 3 4, यानी कि मेरे पास 4 ऑड डेज आ गए वीक्स निकालने के बाद। ठीक है, तो इट मीन ये भी सेम डेट और डेज पे नहीं है, ये भी कट हो गया। नेक्स्ट है अप्रैल एंड जुलाई। अप्रैल में कितने हैं मेरे पास? मई में, जून में, टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। मैंने यही कहा था 7 या 7 का मल्टीपल, यानी कि 7 हो जाए, 14 हो जाए, 21 हो जाए।
ठीक है, वहां पे सेम डेट और डेज आ जाएंगे। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, सी ऑप्शन इज द आंसर। समझ आ गया बच्चे? ठीक है, चलो अगर लीप ईयर है चाहे नॉन लीप ईयर है, अप्रैल और जुलाई हमेशा उनकी फर्स्ट और फर्स्ट सेम डे होगा, सेकंड और सेकंड सेम डे पे होंगे। ठीक है, जैसे कि मार्च एंड नवंबर भी सेम डेट और डेज पे होते हैं। इन केस ऑफ नॉन लीप ईयर, फेब्रवरी, मार्च एंड नवंबर तीनों मंथ सेम डेट और डेज पे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है 31 मार्च, तो ये मत कह देना 31 नवंबर। क्यों? क्योंकि मार्च में 31 डेज हैं लेकिन नवंबर में 30 डेज हैं, तो मार्च 30 तक और नवंबर 30 तक दोनों सेम चलते हैं। फरवरी 28, ठीक है, और मार्च 28 और नवंबर 28 तीनों सेम डेज होंगे, वीक का जो भी डे होगा वो सेम होगा इन केस ऑफ नॉन लीप ईयर। ठीक है, लेकिन अगर 30th मार्च पूछ रहा है तो 30th फरवरी मत करना इन दैट केस। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर में फरवरी और मार्च सेम डेट और डेज पे नहीं चलेंगे, दोनों में एक दिन का गैप होगा, क्योंकि फरवरी में 29 डेज होंगे। इन दैट केस ओनली मार्च एंड नवंबर सेम डेट और डेज पे होंगे। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एस रिमेंबर दैट हिज फादर्स बर्थडे वाज सर्टेनली आफ्टर 8 बट बिफोर 13th Jan. His sister N remembers that her father's birthday was after 9 but before 14 January. On which day of January was their father's birthday? In that case, जो ये दो persons हैं, इनकी statement जो है, इनमें हमारे पास more than 1 days जो है वो common है। जैसे कि S जो है वो क्या कह रहा है, बर्थडे 8th और 13th के बीच में है। आफ्टर 8 बिफोर 13 हमारे पास 9, 10, 11, 12 4 डेज है। ठीक है, अब उसकी जो सिस्टर कह रही है वो क्या है, आफ्टर 9th एंड बिफोर 14th। तो दोनों में अगर मैं कॉमन डेज निकालता हूं तो ये आफ्टर 9th मेरे पास आ जाएगा 10, 11 एंड 12 आ जाएगा। ये 3 डेज कॉमन हो जाएंगे। तो बर्थडे किसी एक ही दिन हो सकता है, 3 दिन तो हो नहीं सकता। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी ऑप्शन, डाटा इनएडिक्वेट। अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा होता कि जो सिस्टर है उसकी वो कह रही है आफ्टर 7th बट बिफोर 10th, अगर क्वेश्चन होता आफ्टर 7th जनवरी बट बिफोर 10th जनवरी, तो इन दैट केस मेरे पास दोनों में एक कॉमन डे हो जाता, कौन सा, 9 जनवरी कॉमन हो जाता, एंड 9 जनवरी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, the priest told the devotee the temple bell rang at the interval of 45 minutes. The last bell was rung 5 minutes ago. The next bell is rung at 7:45 a.m. At what time did the priest give this information to the devotee? 7:05 a.m. ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब क्या कहा था कि हमारे पास जो नेक्स्ट बेल है वो कितने बजे होगी, 7:45 पे, और जो बेल है वो आफ्टर एवरी 45 मिनट्स के बाद जो है वो रंग कर रही है। तो हमारे पास इससे पहले कब होगी, 7 o'clock। और प्रिंस ने कहा था कि अभी 5 मिनट्स पहले ही बेल होके हटी है, तो यानी कि हमारे पास टाइम 7:05 हो जाएगा, इसमें 5 मिनट्स ऐड कर लिए। तो प्रिंस ने ये इंफॉर्मेशन कब दी थी, 7:05 पे। बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास क्या आंसर आ गया, नन ऑफ दीज, एंड व्हाट इज द आंसर, 16, 16 10 ही है,
क्या कहा था इन्होंने कि मेरे पास नेक्स्ट ट्रेन विल लीव एट 18 आवर्स पे, 18 आवर्स पे, और कितने इंटरवल के ऊपर ट्रेन जा रही है वहां पे 2.5 आवर्स। तो इससे पहले वाली ट्रेन कितने बजे गई होगी 15:30 पे गई होगी, ठीक है। अब जो अनाउंसमेंट हुई थी, अनाउंसमेंट क्या कह रही है कि जो ट्रेन को कितनी देर पहले ट्रेन जा चुकी है 40 मिनट्स, 40 मिनट्स पहले ट्रेन जा चुकी है। तो इसमें अगर मैं 40 ऐड करता हूं तो क्या आ जाएगा 16:10 आ जाएगा, यानी कि इससे पहले ट्रेन इतने बजे गई थी और ट्रेन आफ्टर एवरी 2.5 आवर के बाद जाती है, नेक्स्ट ट्रेन 18 आवर्स पे जाएगी। तो व्हाट इज योर आंसर 16:10। एट व्हाट टाइम वाज द अनाउंसमेंट मेड? None of these 16:10. Next question. 7. An application received by the inward clerk in the afternoon of a week. Next day, चलो क्लर्क के पास आफ्टरनून में आई है, इनवर्ड क्लर्क के पास। नेक्स्ट डे उसने क्या किया, नेक्स्ट डे फॉरवर्ड इट टू द टेबल ऑफ द सीनियर क्लर्क। नेक्स्ट डे सीनियर क्लर्क को उसने फॉरवर्ड कर दी। हु वाज ऑन लीव दैट डे? चलो ये तो नेक्स्ट डे लीव पे था। उसके बाद द सीनियर क्लर्क नेक्स्ट डे इवनिंग में पुट अप टू द एप्लीकेशन टू द डेस्क ऑफिसर। उसने नेक्स्ट डे इवनिंग में डेस्क क्लर्क को फॉरवर्ड कर दी, ठीक है, डेस्क ऑफिसर को। Dex officer studied the application and disposed of the matter on the same day. उसने same day पे ही dispose of कर दिया, and that is Friday। और वो कौन सा दिन था? Friday था। तो Friday से previous day कौन सा होगा? Thursday को। Thursday को senior clerk छुट्टी पे था। Thursday से पहले कौन सा डे था? यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, which day was the application received by the inward clerk? तो Wednesday को उसको रिसीव हुई, नेक्स्ट डे थर्सडे को उसने सीनियर क्लर्क को फॉरवर्ड कर दी, वो उस दिन छुट्टी पे था। नेक्स्ट डे फ्राइडे इवनिंग को इसने डेस्क ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दी, जिसने उसको सेम डे में डिस्पोज ऑफ कर दिया, और वो डे फ्राइडे था। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? वेडनेसडे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। There are 25 people working in an office. The first group of 5 workers between 8 a.m. to 2 p.m. The second group of 10 works between 10 to 4, and the third group of 5 workers between 12 to 6. There are 3 computers in the office which all the employees frequently use. During which of the following hours the computers are likely to be used most? कौन सा आंसर है? बोला ठीक है? कोई डाउट किसी को? क्या था मेरे पास इसमें? सबसे पहले मेरे पास जो टाइमिंग्स थे वो क्या थे? 8 to 10 कंसीडर कर लेते हैं, 10 to 12 कंसीडर कर लेते हैं, 12 to 2 कंसीडर कर लेते हैं, और 2 to 4, 4 to 6 कंसीडर करते हैं। 8 to 10 के बीच में कितने एम्प्लॉइज थे हमारे पास? 5 थे, जो फर्स्ट ग्रुप था। अब 10 to 12 की बात करते हैं। 10 to 12 में ये भी आ जाएंगे मेरे पास, और जो सेकेंड ग्रुप है मेरे पास 5 वर्कर्स का, 10 to 4 तक इनकी ड्यूटीज थी। ये कितने थे मेरे पास? 10 थे। तो इस आर में कितने हो जाएंगे मेरे पास? 15 हो जाएंगे। अब 12 to 2 की बात करते हैं, तो 12 to 2 में ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, और ये भी आ जाएंगे। तो मेरे पास कितने हो गए यहाँ पे? यहाँ पे 20 हो गए। अब 2 to 4 की बात करते हैं, तो इनकी तो छुट्टी हो चुकी है, तो मेरे पास 5 और 10 यहाँ पे अगेन 15 रह जाएंगे।
और 4 to 6 की बात करते हैं तो इनकी शिफ्ट भी खत्म होगी मेरे पास, 4 to 6 में सिर्फ मेरे पास 5 रह जाएंगे। तो मैक्सिमम एम्प्लॉइज जो थे वो कौन से आवर्स में थे, 10 to 2 में थे, दैट सॉरी 12 to 2 में थे, और दैट इज योर बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है, जल्दी से। कौन सा? जल्दी, बाकी भी बताओ बच्चे, जल्दी। Six p.m. A monkey climbs 30 feet at the beginning of each hour. 30 feet. At the beginning of each hour. And rests for a while when he slips back to 20 feet. Slips back 20 feet. Before he again starts climbing in the beginning of the next hour. If he begins his ascent at 8 a.m., 8 a.m. then at what time will the first touch of flag at 120 feet from the ground? 120 feet. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगिनिंग ऑफ ईच आवर। वो 8 o'clock पे 30 फीट की जंप करता है और फिर वो 1 घंटा रेस्ट करता है, जिसमें वो 20 फीट नीचे स्लिप कर जाता है। नेक्स्ट जंप उसकी अगेन 9 o'clock पे फिर जंप है 30 फीट की, फिर रेस्ट करता है, फिर 20 फीट स्लिप कर जाता है। ठीक है, तो अगर मैं 1 आवर की बात करूं, 8 to 9 की बात करता हूं, तो वो 30 ऊपर जा रहा है, 20 नीचे आ रहा है, यानी कि 10 फीट ही फिफ्थ चढ़ रहा है उसके ऊपर। ठीक है, हर 1 घंटे में। चलो अब मैं बात करता हूं 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 कितने आवर्स हो गए? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहां तक 8 o'clock तक 10 तो होगा ही नहीं, 9 o'clock तक 10 होगा। ठीक है, यहां पे 10 रह गया मेरे पास, तो 10 यहां तक 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहां तक 80 हो गया। यानी कि 4 o'clock तक उसने 80 फीट जो है वो पोल के ऊपर चढ़ चुका है। अब जैसे ही 4 o'clock होंगे वो 30 फीट की फिर से जंप कर जाएगा, तो 80 + 30 कितने हो जाएंगे? 110। उसका फर्स्ट टच 110 पे 4 o'clock पे हो जाएगा। अब जैसे ही 5 o'clock होंगे, यहाँ पे 5 o'clock होंगे 90 हो जाएगा मेरे पास। 5 o'clock पे 90 फीट हो गया, 10 और हो गया इंक्रीज। अब 90 5 o'clock पे जब उसका 30 फीट का फिर से जंप होगा तो वो 120 फीट को टच कर जाएगा, और उसने वही कहा था कि फर्स्ट टच कितने बजे होगा, दैट इज द 5 PM। बी ऑप्शन इज द आंसर। ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ एवरी आवर है, क्यों है? एक एक करके तो अब मैं फिर से तुम्हें बताता हूं, 8 से 9 तक 10 हो गया, और 9 o'clock उसका 30 फीट का जंप भी तो हुआ। ये 9 o'clock तक का मतलब है कि 8:59 तक 9 o'clock पे 30 फीट जंप है उसका। ये थोड़ा है कि वो 45 मिनट में 30 फीट चढ़ रहा है। बिगिनिंग ऑफ एवरी आवर, इसीलिए तो बता रहा हूं। अगर मैंने ये 4 लिखा है तो इट मीन ये 3:59 मिनट्स है ये, या 59 सेकेंड्स। काउंट करो, 9 o'clock तक 10, 11, 12, 13, 12, 1, 2, 3, 4। इसीलिए मैंने लिखा था कि 4 o'clock तक 80 फीट पे वो है,
और 4 o'clock पे जो 30 फीट का जंप है तो कितना हो गया 110 हो गया। अब जब मैं 5 o'clock कंसीडर करूंगा तो 90 हो गया एंड 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा। उसका फर्स्ट टच जो है वो 5 PM पे है। मैंने वही आपको बताया है कि मुझे यहां पे दे रखा है बिगनिंग ऑफ ईच आवर, ठीक है, यही कहा था मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर टाइम ये प्रॉब्लम आती है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन यहां पे भी दे रखी है, जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 10, क्या क्वेश्चन है? हमारे पास यहाँ पे 3 ब्रदर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम है, डिफरेंट डिफरेंट डेज पे अवेलेबल है वो अपने घर पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन है, कमल है, और टाइमिंग्स क्या क्या है? क्या टाइमिंग्स है बच्चे? सबसे पहले टाइमिंग्स अगर मैं चेक करता हूं, पहले पॉइंट में टाइमिंग्स है 12 to 4 PM। सेकेंड पॉइंट में चेक करता हूं, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो टाइमिंग्स क्या है यहाँ पे हमारे पास 10 to 2, ठीक है। तो मैं इन टाइमिंग्स को स्प्लिट करके 10 to 12 लिख सकता हूं। मैंने यहाँ पे 10 to 12 एक लिख लिया, उसके बाद 12 to 2 लिख लिया, 12 से 2 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 to 4 आ गया, ठीक है। 10 to 12, 12 to 2, देन 2 to 4, ये 3 टाइमिंग्स आ गए। उसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट देखता हूं तो मेरे पास क्या है यहाँ पे 9 to 12 है, तो एक टाइमिंग्स और लिख लेते हैं, 9 to 10 पे लिख लेते हैं। कोई डाउट है इसमें तो बताओ बच्चे मुझे, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आ जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, कमल अवेलेबल एट होम 12 to 4। 12 to 4 कौन सा है, लास्ट 2, ठीक है। कौन कौन से डेज में है, ट्यूसडे, मैं यहां पे लिख रहा हूं कमल, और कौन सा है थर्सडे, कमल, और कौन सा डे है थर्सडे एंड संडे, तो यहां पे भी हमारे पास संडे को ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, सेकंड पॉइंट, हिज यंगर ब्रदर, यानी कि जो कमल था उसका यंगर ब्रदर कौन है, नवीन। नवीन, नेक्स्ट आ गया मेरे पास नवीन आ गया। अब नवीन जो है वो कौन कौन से डेज पे अवेलेबल था, मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एंड संडे, बिटवीन 10 to 2। 10 to 2 ये जो मेरे पास मिडिल वाले 2 हैं, ठीक है। कौन कौन से डेज थे नवीन के लिए, मंडे, और कौन सा डे था थर्सडे, नवीन, और कौन सा डे था फ्राइडे, और कौन सा डे था संडे, नवीन। तो इधर कमल है, कमल के साथ नवीन आ गया। थर्ड पॉइंट, द एल्डेस्ट ब्रदर, सबसे छोटा ब्रदर है राजीव,
और इज अवेलेबल बिटवीन 9 to 12। 9 to 12 मेरे पास कौन से हो जाएंगे? ऊपर वाले दो हो जाएंगे 9 to 12। कौन कौन से डेज थे? मंडे, मंडे को राजीव, और कौन सा डे है? वेडनेसडे, यहाँ पे भी राजीव आ गया। और कौन सा डे है? थर्सडे, यहाँ पर भी राजीव आ गया। ठीक है। एंड 2 to 4, 2 to 4 सबसे लास्ट वाला है, ऑन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, राजीव, राजीव एंड राजीव। ये टेबल हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, at what time on which day of the week all the three brothers are available at a home? तो किसी भी दिन नहीं है वो तो एक साथ। ऑप्शन ए इज द आंसर, नन। क्वेश्चन नंबर 11, for how many days only one brother available at a particular time in the week? How many days only one brother is available? Only one brother. वन टू थ्री फोर। ठीक है। फर्स्ट 9 to 10 कंसिडर करते हैं, कितने डेज हैं? 1 2 3 डेज। 10 to 12 में कितने हैं मेरे पास? 1 2 3। 12 to 2 में 3, और 2 to 4 में 2 to 4 में 1 2 3 4। What is the answer? D option 4 is the answer. Question number 12, on which day of the week the youngest and the eldest brother are available home at the same time? सबसे youngest है राजीव और eldest है कमल। कमल इसे अवेलेबल, सॉरी एल्डेस्ट जो था वो था हमारे पास राजीव था। एल्डेस्ट, वो एल्डेस्ट सबसे पहले था। राजीव सबसे एल्डेस्ट है और नवीन सबसे छोटा है। तो राजीव और नवीन चेक करने हैं मुझको। राजीव और नवीन ये हैं, राजीव और नवीन ये है। ठीक है। और ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम की बात की थी तो 10 to 12 में मंडे एंड थर्सडे, मंडे एंड थर्सडे। सी ऑप्शन इज द आंसर। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, व्हाट डे वाज 3 days बिफोर यस्टरडे? संडे। ठीक है। चलो, इफ द डे आफ्टर टुमारो, आज टुडे आ गया, टुमारो हो गया, और ये डे आफ्टर टुमारो आ गया मेरे पास। ठीक है। उसके बाद डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, देन व्हाट डे वाज द 3 days बिफोर यस्टरडे? ये टुडे है, ये यस्टरडे है, और इससे 3 days बैक ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, और ये थर्ड डे। ठीक है। आप काउंट कर लो, ये सैटरडे है, ये कौन सा डे होगा? सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे एंड संडे। ए ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, if the day before yesterday was Thursday, then when will Sunday be? ये टुडे आ गया, ये यस्टरडे आ गया, और ये डे बिफोर यस्टरडे आ गया मेरे पास। ठीक है। और इस दिन थर्सडे है, ये फ्राइडे हो गया, टुडे सैटरडे हो गया। मुझे कौन सा डे फाइंड करना था? संडे। तो संडे कौन सा हो जाएगा? टुमारो। सी ऑप्शन इज द आंसर। C option. Question number 14. 15th.
कौन सा वेडनेसडे? इफ द डे बिफोर यस्टरडे, ये यस्टरडे है, डे बिफोर यस्टरडे ये हमारा टुडे है, और डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, what day will fall on the day after tomorrow? ये today, ये tomorrow और ये day after tomorrow. तो ये कौन सा था? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. सी ऑप्शन इज द आंसर, सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. कौन सा क्वेश्चन, क्या आंसर है? सैटरडे. Mohini went to movie 9 days ago. She goes to movie only on Thursday. Thursday, what day of the week today? ये today है 9 day back. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, 8, 9. और इस दिन क्या था? Thursday. जिस दिन वो मूवी जाती है वो Thursday होता है. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, or today is option B is the answer. Next question. If Tuesday falls on the 4th of the month, 4th को हमारे पास Tuesday है, तो 4th में 7 प्लस करूंगा, 11 में 7 प्लस करो, 18 में 7 प्लस करो, 25 को भी हमारे पास ट्यूसडे होगा. मुझे कौन सा डे कैलकुलेट करना था? विच डे विल फॉल 3 डे आफ्टर 24. 24 में 3 ऐड कर लेते हैं, मुझे 27th कैलकुलेट करनी है. तो 25th को ट्यूसडे, 26 को वेडनेसडे और 27 को क्या आंसर है? थर्सडे. ठीक है बच्चे, कोई डाउट? फ्राइडे भी बोल रहा था कोई बीच में. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. हाँ जी बोलो. If Thursday was the day after the day before yesterday, 5 days ago, what is the least number of the days ago when Sunday was 3 days before the day after tomorrow? चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं? The day before yesterday ये फाइंड करते हैं. मेरे पास ये टुडे है, ये येस्टरडे हो जाएगा, और क्या कहा था इसने? डे बिफोर येस्टरडे. इससे पहले डे बिफोर येस्टरडे ये आ जाएगा. ठीक है, अब क्या कहा था? ये आ गया मेरे पास द डे बिफोर येस्टरडे. उसके पहले क्या लिखा? द डे आफ्टर. इस डे से आफ्टर कौन सा डे हो जाएगा? येस्टरडे ही आ गया. तो ये पूरी चीज मेरे पास आ गई, येस्टरडे आ गई. आगे क्या कहा था? अब येस्टरडे से 5 days ago, yesterday से 5 day ago, 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5, ये कौन सा डे था? ये थर्सडे है, थर्सडे. चलो ये थर्सडे आ गया. अब उसके आगे पढ़ते हैं. व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ द डेज एगो, डेज
अगो व्हेन संडे वाज 3 days बिफोर द डे आफ्टर टुमारो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डे आफ्टर टुमारो, ये टुमारो हो गया और ये डे आफ्टर टुमारो आ गया। अब डे आफ्टर टुमारो से मुझको कितने दिन बिफोर पहले निकाल लिए हैं 3 days, इससे पहले 3 days 1 2 3, यानी कि इसी डे से कंपैरेटिव कंपैरिजन करना है मुझे। किससे? किसका कंपैरिजन करना है? संडे का। ठीक है, तो ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, ये संडे। तो यस्टरडे से कितने दिन पहले संडे था? 2 days। तो ए ऑप्शन इज द आंसर। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Second day of the month is Friday. Which of the following would be the last day of the next month, which has 31 days? नेक्स्ट मंथ 31 डेज का है, तो करंट मंथ जो है वो 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 31 का भी हो सकता है। तो जब मुझे करंट मंथ के नंबर ऑफ डेज ही नहीं मालूम, तो मैं नेक्स्ट मंथ की 31st को कौन सा डे होगा कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो डाटा इनएडिक्वेट, डी ऑप्शन इज आंसर है। मान लो फरवरी की बात हो रही है, 2 फरवरी की। फरवरी में 28 दिन है, 29 दिन है, नहीं मालूम, तो नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च की 31st को कौन सा डे होगा कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो 28 और 29। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, मैं अप्रैल की बात कर रहा हूं, 2 अप्रैल की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट मंथ है 31 मई का है। अब बात आ गई कि फरवरी मंथ की बात हुई थी कि अब अप्रैल मंथ की बात हुई थी। नेक्स्ट अगर मैं 31 की बात करता हूं कि मान लो मैं 2 जुलाई की बात कर रहा हूं, तो नेक्स्ट मंथ भी मेरे पास अगस्त 31 डेज का है। तो जब मुझे यही नहीं पता कि अब मंथ कौन सा है, जुलाई की जगह दिसंबर भी हो सकता है क्योंकि दिसंबर में भी 31 है और नेक्स्ट मंथ जनवरी में भी 31 है। तो मैं नेक्स्ट मंथ कैलकुलेट, मतलब जब मुझे इस मंथ के नंबर ऑफ डेज ही नहीं पता, तो नेक्स्ट मंथ के 31 को कौन सा डे होगा हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज जो हैं वो सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं होंगे, डिफरेंट सिचुएशंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, Saturday was a holiday for a Republic Day. 14th of the next month is again a holiday for Shivratri. What day was on the 14th? अब यहां पे बात रिपब्लिक डे की कर दी, तो हमारे पास मंथ फिक्स हो गया। कौन सा मंथ आ गया? अगस्त। कौन बोल रहा है अगस्त है? रिपब्लिक डे। अब ऐसी गलती नहीं करनी वहां पे, ठीक है, चलो ठीक है। और 26 जैन को हमारे पास कौन सा डे है? सैटरडे। और मुझको 14 फेब जो है ये बताना है कौन सा डे होगा। ठीक है, दोनों में ऑड डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। जैन में 31 डेज होते हैं, 26 से 31 कितने डेज हो गए? 26 to 31 5 डेज। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं, सर 26 इंक्लूड करना है कि नहीं करना। देखो बच्चे, जब भी काउंटिंग है, काउंटिंग 26 से 27 पहला दिन 27 तारीख को काउंटिंग के टाइम पे फर्स्ट और लास्ट डे में से एक डे इंक्लूड होता है। सिर्फ पहले और आखिरी दिन में से जिस डेट से हम शुरू करेंगे और जिस डेट को हमें कंप्लीट करना है, एक ही डे इंक्लूड होता है। और इन प्रैक्टिस मैक्सिमम टाइम हम लास्ट डे इंक्लूड करते हैं, 26 को इंक्लूड नहीं करेंगे। पहला तरीका। दूसरा तरीका, सिंपली माइनस कर लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 31 में से 26 माइनस कर लो, 5 डेज आ गए। चलो, जैन में मेरे पास आ गए 5 ऑड डेज। फेब में कितने डेज की बात हो रही है? 14 डिवाइडेड बाय 7, 0 ऑड डे। ठीक है, फेब में मेरे पास कितने ऑड डेज हो गए? 0। टोटल किया 5 आ गया। यहां से 5 डे आगे चले जाओ। Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. The answer is C option, Thursday. ठीक है, next question 21st. X was born on March 6, 1993. The same year
इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे, ऑन विच डे वॉज एक्स बॉर्न। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1993 दे दिया और मार्च दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास 6 फरवरी होता तो यहाँ पे फर्क पड़ता कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, 1993 की बात हो रही है या 1992 की बात हो रही है, अगर यहाँ पे मंथ होता फरवरी। ठीक है, अब हमारे पास अगेन 6 मार्च को कौन सा डे है मुझे कैलकुलेट करना है, और इंडिपेंडेंस डे कब आता है, 15 अगस्त, और इस दिन कौन सा डे है, फ्राइडे। फ्राइडे अगेन मुझे इधर कुछ नहीं देखना, मुझे दोनों में ऑड डेज चेक कर लेने हैं। मार्च में कितने ऑड डेज है, मार्च में टोटल 31 है, -6 करो कितना रह गया, 25 है, इसको 7 से डिवाइड कर लो, कितने रिमाइंडर आ गया, कितने ऑड डेज आ गए, मार्च में 4 आ गया, अप्रैल में कितने होते हैं 2, मई में, जून, जुलाई और अगस्त कहां तक जाना है, डिवाइडेड बाय 7, अगस्त में 1 आ गया, टोटल कर लेते हैं, 4 और 3 7, 0 हो गया, 2 + 2 4, 4 + 3 7, ये भी 0 हो गया, 1 रह गया। अब मुझे फ्राइडे से पीछे जाना है क्योंकि ये डेट पहले आती है, ये ध्यान रखना है, जो डेट पहले है वो ऊपर लिखनी है, जो डेट बाद में आती है वो नीचे लिखनी है, ताकि फ्राइडे से पहले वाला दिन काउंट करना है। ऐसे ना हो कि ये डेट नीचे लिखी और फ्राइडे से नेक्स्ट डे आप सैटरडे काउंट कर लो। तो व्हाट इज द आंसर, डी ऑप्शन, थर्सडे इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। If every second Saturday and all Sundays are holiday in the 30 days in the month beginning on Saturday। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि फर्स्ट को क्या है हमारे पास, सैटरडे है। ठीक है, अब अगर फर्स्ट को सैटरडे है, नेक्स्ट सैटरडे कब होगा, नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट 29। जो मेरी फर्स्ट डेट है, जो सेकंड डेट है, और कितने डेज है मंथ में, 30th ना, और जो थर्ड डेट है, सिर्फ यही मंथ, देखो ये 29 आ गया, अच्छा 30th, थर्ड नहीं होगा क्योंकि 2 ही डेज एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे 30th को क्या होगा मेरे पास, संडे होगा। जिन डेट्स को फर्स्ट और सेकंड होगी वो सेम मंथ में 5 डेज होंगे, क्योंकि 28 तक एग्जैक्ट हर एक डे 4 टाइम्स आता है, अप टू 28 डेट, हर डे, एवरी डे, चाहे सैटरडे है, संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो 4 टाइम्स होगा। एक्स्ट्रा कब होंगे, जो 28 के बाद वाले डेज होंगे, 29, 30, 31, अगर 31 का मंथ है, अगर 30th का है तो 29 एंड 30, ये डेज 5 टाइम्स होंगे। तो इन दिस केस हमारे पास जो संडे है वो कितने टाइम्स आ गया, संडे हमारे पास 5 टाइम्स आ गया। अब सैटरडे की बात करते हैं, उसने कहा था कि एवरी सेकंड सैटरडे, यानी कि 8 और 8 के बाद 22, आउट ऑफ 5 हमारे पास इन 2 सैटरडे को हॉलीडेज हैं। तो कितने सैटरडेज को हॉलीडेज हैं, 2, टोटल कितने डेज हॉलीडेज होगी, 7, रिमेनिंग डेज कितने रह गए, 23, यानी कि डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd। If the 25th August in the year is Thursday, the number of Mondays in that month is, अभी बताया मैंने। अब देखो नंबर ऑफ मंडेज 6 तो कभी भी नहीं होगा और 3 भी कभी नहीं होगा, या तो 4 मंडेज होंगे या 5 होंगे। अब मुझे चेक करने हैं कि 28 के बाद कितने हैं, ट्वेंटी 25 को थर्सडे है, 26 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे, 27 को क्या हो जाएगा, सैटरडे, और 28 को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। 29 को क्या हो जाएगा, अब 28 के बाद मंडे आ गया तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब चाहे मंथ 30 का हो चाहे 31 का हो। ठीक है, यहां पे एक प्रॉब्लम थी हमारे पास फेब्रुअरी मंथ की,
क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं दे रखा, नहीं अगस्त दे रखा, सॉरी अगस्त था, ठीक है अगस्त है। लेकिन अगर यहाँ पे वर्ड अगस्त ना होता, सिर्फ यही कहा होता कि 25 को थर्सडे है, तो इन दैट केस हमारे पास क्वेश्चन डाटा इनएडिक्वेट होता, क्योंकि बात फरवरी की भी हो सकती थी, तो फरवरी में 28 के आगे हम नहीं जाना था। तो इन दिस केस अगस्त की बात हो रही है, 5 मंडेज आगे, सी ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 8:45. A left home for bus stand 15 minutes earlier than the usual. 15 मिनट्स पहले आज वो बस स्टॉप के लिए निकल गया। It takes 10 minutes to reach the stop. He reached the stop at 8:40. आज वो स्टॉप 8:40 पे पहुंच गया। तो वो घर से कितने बजे चला होगा? 10 मिनट पहले 8:30 पे चला होगा। और आज टुडे वो यूजुअल टाइम से 15 मिनट्स पहले चला है, तो यूजुअली वो घर से कितने बजे चलता होगा? 8:45 पे चलता होगा। क्वेश्चन क्या था? What time does he usually leave home for the bus stop? That is 8:45 a.m. B option. Question number 25 and the last question. Reaching the place of meeting 20 minutes before 8:50 hours, Sumit found himself 30 minutes earlier than the man who come 40 minutes late. What was the scheduled the time of the meeting? कितना? 8:30, 8:20, सबसे पहले बात हो रही है 8:50 AM से बिफोर 8:50 आवर्स, 20 मिनट्स बिफोर। तो 20 मिनट्स बिफोर कितना हो जाएगा? 8:30 पे सुमित जो है वो मीटिंग में पहुंच गया। रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग 20 मिनट्स बिफोर 8:50, सुमित मीटिंग में 8:30 पे पहुंचा था। और उसने क्या फाउंड किया? सुमित फाउंड हिमसेल्फ 30 मिनट्स अर्लियर, वो 30 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि 9 AM की बात हो रही है। 30 मिनट्स अर्लियर किससे? देन द मैन, एक मैन मीटिंग में 9 AM पे पहुंचा था, और इस मैन से हु कम 40 मिनट्स लेट, जो कि मीटिंग में 40 मिनट्स लेट था। अब ये 9 AM पे पहुंचा है, तो 40 मिनट्स लेट, यानी कि 8:20 पे मीटिंग स्टार्ट थी, ये शेड्यूल्ड थी। ठीक है बच्चे, तो 8:20 यानी कि डी ऑप्शन इज द आंसर। तो ये हमारे पास था टाइम सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। एवरेज। तो सबसे पहले एवरेज क्या होती है बच्चे? एवरेज इज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम अपॉन नंबर। ठीक है। नंबर 2, एवरेज ऑलवेज लाइज बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। हमारे पास जो भी डाटा गिवन होगा उसकी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच में, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू के बीच में ही एवरेज लाई करेगी हमेशा। ठीक है। नंबर 3, अगर मैं बात करता हूं कि एवरेज, मेरे पास जो ऑब्जर्वेशंस है, अगर मैं इन ऑब्जर्वेशंस को किसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर दूं तो सेम नंबर से मेरी एवरेज इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं हर एक नंबर को सेम नंबर से डिक्रीज कर दूं तो मेरी एवरेज भी सेम नंबर से डिक्रीज कर जाएगी। हर एक नंबर को सेम नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो एवरेज भी मेरे पास सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद
अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सीरीज है और सीरीज के बीच में डिफरेंस सेम है, सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे इनकी एवरेज निकालनी है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें हर एक नंबर का डिफरेंस सेम है, तो इन दैट केस एवरेज इज द फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। 1 प्लस 10 11 अपॉन 2 5.5 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक सीरीज है 7 7 14 21 28 एंड सो ऑन अप टू 98, व्हाट इज द एवरेज? तो ऐसे नहीं करने लग जाना कि 7 प्लस 14 प्लस करने लग जाओ, नहीं, डिफरेंस सेम है, फर्स्ट नंबर 7 है, लास्ट नंबर 98 है, दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया, एवरेज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एवरेज में एक कंसेप्ट एवरेज स्पीड का आता है, तो जब भी एक कंसेप्ट एवरेज स्पीड का आएगा तो एक चीज ध्यान रखनी है कि एवरेज स्पीड के केस में ऑलवेज आइदर डिस्टेंस कांस्टेंट है या डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, हमेशा स्पीड का फार्मूला अप्लाई होगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज द एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, यहाँ पे इसी फार्मूले को हम दो उसमें बाइफरकेट कर लेते हैं। नंबर 1, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, चंडीगढ़ टू दिल्ली जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, दिल्ली टू चंडीगढ़ वापस आ रहा है एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? अब आप देखोगे चंडीगढ़ टू दिल्ली एंड दिल्ली टू चंडीगढ़, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आप एवरेज स्पीड के केस में ये फार्मूला भी लगा सकते हो। आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई, वेयर x एंड y आर द स्पीड्स, x एंड y आर स्पीड्स। ये फार्मूला कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, एवरेज स्पीड के केस में हार्मोनिक मीन एप्लीकेबल होता है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला है, हार्मोनिक मीन क्या होता है? मेरे पास स्पीड x है और y है, ये स्पीड है, मैंने डिस्टेंस जो है वो 1 और 1 लेट कर लिया, डिस्टेंस 1 लेट कर लो, 2 लेट कर लो, 100 लेट कर लो, 30 लेट कर लो, 1000 लेट कर लो, y ले लो, x ले लो, t ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक उससे आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। इन दिस केस डिस्टेंस मैंने 1 1 ले लिया, हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1 अपॉन x 1 अपॉन y, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 1 प्लस 1 2, व्हाट इज द टोटल टाइम? 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। और स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे पास डिस्टेंस कितना है? 2, और मेरे पास टाइम कितना है? 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। डिनोमिनेटर का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास ये फार्मूला आ जाएगा, डायरेक्ट याद रख लो, भूल जाओगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मेरे पास 3 स्पीड्स हैं, मान लो मेरे पास स्पीड है x y z, डायरेक्ट याद रखना है 3xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx। ये फार्मूला भी यहां से बना है, 3 अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z, यहां से बना है, सेम यही से। ठीक है, या फिर कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको 80 एंड 120, ये एग्जांपल था, डिस्टेंस सेम था, 2 इंटू 80 इंटू 120 अपॉन 80 प्लस 120, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे ये कर लो जो मैंने ये लिखवाया था, 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 80 प्लस 1 अपॉन 120, ये कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर हम ऐसे करते हैं कि मुझे स्पीड दे रखी है, मैं डिस्टेंस लेट कर लेता हूं, डिस्टेंस एक ऐसी वैल्यू लेट कर लेता हूं जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ये स्पीड है, मैंने डिस्टेंस जो है वो 240 लेट कर लिया कि चंडीगढ़ टू दिल्ली का डिस्टेंस 240 है। कहा है मैंने अभी डिस्टेंस जो मर्जी लेट कर लो, 1 ले लो, x ले लो, y ले लो, z ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, 240 ले लो, क्या प्रॉब्लम है? सभी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया और टोटल टाइम कितना हो गया? 5। एवरेज स्पीड कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस 480 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5, ये आ जाएगा। कितना हो गया? 96 हो गया। बोलो ठीक है, ऐसे कर लो।
यहां पे पुट कर लो तो भी 96 आ जाएगा। लेकिन जब मेरे पास डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस डिफर कर रहा है, तो इन दैट केस आपका हमेशा जो फार्मूला होगा दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यही होगा। ये फार्मूला या 3xyz का फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर डिस्टेंस डिफर कर रहा है। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एग्जांपल की बात कर रहा हूं, मैं चंडीगढ़ टू दिल्ली 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। उसके बाद दिल्ली से जब मैं वापस आ रहा था तो मेरी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी। आफ्टर कवरिंग हाफ डिस्टेंस मैंने अपनी स्पीड जो थी वो डिक्रीज कर दी और मेरी स्पीड अब 100 किलोमीटर पर आवर होगी। अब मेरे पास यहाँ पे 3 स्पीड्स आ गई, एक चंडीगढ़ टू दिल्ली की 120 और दिल्ली टू मिडल हाफ डिस्टेंस 80 किलोमीटर और उसके बाद रिमेनिंग हाफ टू चंडीगढ़ जो स्पीड थी वो 100 किलोमीटर हो गई। तो इन दैट केस डिस्टेंस सेम नहीं है, तीनों स्पीड्स के लिए डिस्टेंस सेम नहीं है, हम ये 3xyz वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ही अप्लाई होगा। ठीक है, चलो उसके बाद कई बार एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप में से हमने एक पर्सन को बाहर निकाला और दूसरा पर्सन ग्रुप के अंदर हमने लेके आ गए, और इस प्रोसेस में हमारी जो एवरेज स्पीड थी या तो वो इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सबसे पहला केस इंक्रीज का करते हैं, ध्यान से सुनना। मेरे पास 10 पर्सन का एक ग्रुप था, उसमें से एक पर्सन मैंने बाहर निकाला और एक अंदर लेके आए हम नया पर्सन, और मेरे पास जो ग्रुप की एवरेज वेट था वो इंक्रीज कर गया। अब वेट इंक्रीज कब करेगा? जब एक पर्सन बाहर जा रहा है उसका वेट कम है और एक पर्सन जो ग्रुप के अंदर आ रहा है उसका वेट ज्यादा है। अगर एवरेज इंक्रीज कर जाएगी तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि जो वापस एक नया पर्सन हमने ग्रुप के अंदर लेके आए हैं उसका वेट ज्यादा है, तभी एवरेज इंक्रीज की है। अब कितना ज्यादा है? अगर मैं आपको अभी मैंने आपको कहा था कि अगर मैं हर एक वैल्यू को सेम नंबर से इंक्रीज कर दूं तो मेरी एवरेज सेम नंबर से इंक्रीज कर जाएगी। अगर मैं हर वैल्यू को 10 इंक्रीज कर दूं तो मेरी एवरेज भी 10 से इंक्रीज कर जाएगी। अब मैंने आपको कहा है कि एक पर्सन बाहर जा रहा है, एक पर्सन अंदर आ रहा है, और इस प्रोसेस में मेरा एवरेज वेट 10 इंक्रीज कर गया। अब 10 इंक्रीज करने का मतलब है कि हर एक पर्सन का वेट 10 इंक्रीज कर गया। तो अगर 10 पर्सन थे और हर एक का वेट 10 इंक्रीज कर गया तो टोटल कितना वेट इंक्रीज कर गया? 100। इट मीन कि जो पर्सन ग्रुप के अंदर आ रहा है उसका वेट बाहर जाने वाले पर्सन से 100 ज्यादा है, उसका वेट 100 ज्यादा है। अगर बाहर जाने वाले पर्सन का वेट जो है वो 30 kg है तो अंदर आने वाले का वेट कितना हो जाएगा? 100 ज्यादा है, 130 हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस अगर डिक्रीज हो रही है एवरेज तो बाहर जाने वाले का वेट ज्यादा है, ग्रुप के अंदर आने वाले का वेट जो है वो कम है, तो एवरेज डिक्रीज कर रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है कंबाइंड एवरेज की बात आती है। ठीक है, तो कंबाइंड एवरेज का जैसी क्वेश्चन आएगा हम साथ साथ बता दूंगा मैं आपको। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो क्वेश्चन नंबर 1। The average of x 11, 23, 17 is 15 and the average of this is 16. Then what is the value of x upon y? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। मेरे पास एवरेज कितनी है? इस ग्रुप की एवरेज कितनी है? 15 है। तो इसकी वैल्यू 15 लेट कर ली मैंने x की। एवरेज 15 है तो हर एक वैल्यू को 15 लेट कर लेते ना। ये 15 से कितना ज्यादा है? +2। ये कितना ज्यादा है? +8। ये कितना कम है? -4। मेरे पास इन सब का सम 0 होना चाहिए, तभी एवरेज 15 होगी। ठीक है, कितना हो गया?
8 प्लस 2 कितना हो गया? 10 माइनस 4 कितना हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव 6 है। 0 के लिए मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा? -6 करना पड़ेगा, तभी 0 होगा। तो 15 माइनस 6 कितना हो गया? x की वैल्यू 9 आ गई बच्चे। कोई प्लस करके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। x की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई। अब सेकंड केस में मेरे पास एवरेज 16 है, मैं y की वैल्यू 16 लेट कर लेता हूं। चलो अब देखते हैं ये 16 से कितना ज्यादा है? 9 प्लस 9, ये कितना कम है? -4। और ये 9 जो है ये कितना कम है? -7, ठीक है। तो अब अगेन चेक कर लेते हैं, यही वाली सी ना। 7 और 4 11 -11 प्लस 9 -2 आ गया। 0 करने के लिए मुझे इस वैल्यू में क्या करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा। तो 16 + 2 कितना हो गया? 18 आ गया। तो y की वैल्यू बच्चे मेरे पास 18 आ गई। y इज इक्वल टू 18। x/y पूछा था, कितना आ गया मेरे पास? 1/2 आ गया। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The average of any 5 consecutive odd number m n o p q is, ठीक है। अब देखो मुझे कहा है 5 consecutive odd numbers। तो odd numbers क्या होते हैं? ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया। सिंपल लेटिंग कर लो। अब इनकी एवरेज क्या होगी? एवरेज इज ऑलवेज द मिडल नंबर। अगर डिफरेंस सेम है, ये फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फर्स्ट क्या है? 1 है, लास्ट क्या है? 9 है, डिवाइडेड बाय 2 किया, 5 आ गया, एवरेज 5 आ गई, मिडल नंबर आ गई। अब यहां वैल्यू पुट करके चेक करो कि कौन सी वैल्यू पे मेरे पास 5 आ रहा है। दैट इज द आंसर, क्योंकि मेरे से इन्होंने एवरेज पूछी हुई है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे 1 × 3 × 5 × 7 × 9 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो 5 कट जाएगा। क्या मेरे पास बाकी सबका प्रोडक्ट करके 5 आएगा? नो, ये ऑप्शन गलत होगी। सेकंड देखते हैं, n एंड p। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 3। तो 3 + 7 डिवाइडेड बाय 5, मेरे पास 5 आ रहा है, ये भी गलत है। MOP, m की वैल्यू कितनी है? 1, o की वैल्यू कितनी है? 5, p की वैल्यू कितनी है? 7 डिवाइडेड बाय 3। चेक करो कितना आ गया? 5 तो नहीं आ रहा। व्हाट इज द आंसर? नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। The average of 30 student of a class is 12 years. The average age of a group of 5 of the student is 10 years. At that of the another group of 5 of them is 14 years. What is the average age of the remaining students? अब यहाँ पे combined average आ गई मेरे पास। combined average क्या होती है मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। Average of 2 groups, 1 and 2 groups is equal to एवरेज ऑफ फर्स्ट ग्रुप इनटू नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप। मेरे पास एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम अपॉन नंबर। अगर मैं एवरेज और नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाता है हमारे पास? अगर मैं एवरेज और नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। तो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट ग्रुप प्लस एवरेज ऑफ सेकंड ग्रुप इनटू नंबर ऑफ सेकंड ग्रुप। ये मेरे पास सम ऑफ सेकंड ग्रुप आ गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स n1 + n2। ये कंबाइंड एवरेज हो गया। अगर 3 ग्रुप्स आ गए तो सेम 3 ग्रुप्स के साथ ऐसा हो जाएगा। अब इन दिस केस मेरे पास क्या था? मेरे पास है 30 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो कितनी है? 12 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 3 ग्रुप्स का टोटल जो है वो 360 है। उसके बाद द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ 5 ऑफ देम इज, 5 की एवरेज कितनी है? 10। तो 10 × 5 कितना हो गया? 50 प्लस और अनदर ग्रुप ऑफ 5, इनकी एवरेज 14 है। 14 × 5 कितना हो गया? ये वैल्यू 50 आ गई, ये वैल्यू 70 आ गई, और ये टोटल मेरे पास 12 था, ये मेरे पास जो था ये 30 था। तो ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई किया, ये तो 360 आ गया। थर्ड ग्रुप में मुझे क्या दे रखा है? अब इसने कहा था व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट। रिमेनिंग कितने स्टूडेंट्स रह गए? 20, और उनकी एवरेज कितनी लेट कर लेते हैं? x लेट कर लेते हैं। सॉल्व कर लो, मेरे पास थर्ड ग्रुप की एवरेज आ जाएगी।
कितनी आ गई? 12 ईयर्स, ये ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्या हो रहा है? Fourth question. The average of 11 consecutive numbers which are positive integer is 15. The average of lowest and the highest of such numbers. अभी बता के हटा था कि अगर मेरे पास 11 की एवरेज, 11 नंबर्स की एवरेज 15 है, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। लेकिन यहां पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। इससे मेरे पास नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम हो जाएगा, और नंबर्स में डिफरेंस सेम हो गया तो एवरेज इज इक्वल टू हाईएस्ट और लोएस्ट की एवरेज, तो दैट इज 15 इज द आंसर। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Fifth question. The average weight of 9 mango increased by 20 grams if one of them is weight 120 gram is replaced by the another. The weight of new mango is. अभी बता के हटाओ। हाँ जी, क्या था हमारे पास? द एवरेज वेट ऑफ 9 मैंगोज इंक्रीज्ड। अब 9 मैंगो की एवरेज इंक्रीज हो रही है जब एक न्यू मैंगो और ओल्ड मैंगो रिप्लेस हो रहे हैं आपस में। ठीक है, अगर एवरेज इंक्रीज हो रही है इट मीन हर एक मैंगो का वेट 9 कितने ग्राम से? 20 ग्राम से इंक्रीज हो रहा है। तो 20 इंटू 9 इज इक्वल टू 180 ग्राम्स, यानी कि ओल्ड और न्यू मैंगो के वेट में 180 ग्राम्स का डिफरेंस है। न्यू मैंगो का वेट 180 ग्राम ज्यादा है कंपैरिजन टू ओल्ड मैंगो। अब यहाँ पे हमें ओल्ड मैंगो का वेट 120 ग्राम से रखा था, इसमें 120 ऐड कर लेते हैं। न्यू मैंगो का वेट कितना आ जाएगा? 300 ग्राम्स। डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of 7 consecutive odd numbers if the smallest of the number is denoted by 1 a, smallest number a है, a को 1 लेट कर लेते हैं, तो मेरे पास 7 consecutive numbers कौन से हो जाएंगे? odd है ना, 1 3 5 7 9 11 and 13, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। What is the average? एवरेज क्या है? एवरेज कितनी हो जाएगी इनकी? 1 2 3 4, ये एवरेज हो जाएगी मिडिल नंबर, या फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, 7 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पुट की 7 आ रहा है, a की वैल्यू यहाँ पुट की 7 आ रहा है, नो a की वैल्यू यहाँ 1 पुट की 7 आ रहा है, a की वैल्यू 1 यहाँ पुट की 7 आ रहा है। हमारी दो ऑप्शन मैच करेगी। चेंज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। अब a की वैल्यू मैं 3 लेट कर लेता हूँ, a की वैल्यू 3 लेट कर लेता हूं, मेरे पास ये नंबर कट गया और मेरे पास यहाँ पे एक नंबर और आ गया 15। अब मेरे पास 3 से लेके 15 तक की एवरेज क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब मेरे पास एवरेज 9 है, a की वैल्यू 3 पुट करके इन दो ऑप्शन में जहां 9 बन गया दैट इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे 9 नहीं बन रहा है, ये ऑप्शन बी कट गई मेरे पास, दिस इज द आंसर, सी ऑप्शन इज माय आंसर। ठीक है, हमेशा 1 से शुरू करेंगे, लेकिन अगर दो ऑप्शन मैच कर जाती है तो अपनी लेटिंग चेंज कर दो। Next question. Question number 7. The average income of WXY is इतना per month and the average income of XYZ rupees इतने per month. If the average salary of Z be twice that of W, then the average salary of X and Y. Average salary of X and Y.
W प्लस x प्लस y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 24,000। तो इनका सम कितना आ गया? 7200। एंड द एवरेज ऑफ x y z, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 30,000। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 था, 30 इंटू 3 90,000 आ गया। बोला ठीक है, कोई डाउट इसमें? दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो x और x कट गया, y और y कट गया, w माइनस z इज इक्वल टू 72 में से 90 माइनस किए माइनस 18,000 आ गया। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो z माइनस w इज इक्वल टू पॉजिटिव 18,000 हो गया। मुझे क्या दे रखा था एक और कि जो z की सैलरी है z बी ट्वाइस दैट ऑफ w, तो z इज इक्वल टू 2w और z माइनस w इज इक्वल टू 0। दोनों को माइनस कर लेते हैं, z और z कट गया, 2w में से w माइनस किया, w इज इक्वल टू 18,000 आ गया। 18,000 यहाँ पे w की वैल्यू 18,000 पुट कर देते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 54,000 आ गई। इनकी एवरेज कितनी हो जाएगी? व्हाट इज द आंसर? सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, है लास्ट ये दे रखा था क्वेश्चन में, 2w उधर जाके माइनस हो गया, z माइनस 2w कितना आ गया? 0 हो गया। दोनों को सॉल्व किया, w की वैल्यू 18,000 आ गई। w की वैल्यू 18,000 जो थी वो मैंने इस इक्वेशन में पुट कर ली, w 18,000 है, इधर जाके माइनस 18,000 हो गया, x प्लस y की वैल्यू 54,000 आ गई। अब x और y की एवरेज क्या होती है? x प्लस वाई अपॉन 2, दोनों साइड 2 से डिवाइड किया, 27,000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The average age of a class is 15.8 years. The average of the boys in the class is 16.4 and that of the girls is 15.4. What is the ratio of boys is to girls? Combined mean है किसे? मैंने करवाया नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, बाकी क्यों उलझाने, तुझे लगता है हो जाएगा, कर ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेरे पास बॉयज एंड गर्ल्स। मेरे पास कंबाइंड एवरेज है 15.8, बॉयज की कितनी है 16.4 इंटू बॉयज प्लस गर्ल्स की कितनी है 15.4 इंटू गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज बॉयज प्लस गर्ल्स। हर एक क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का बिना मिक्सचर एंड एलिगेशन के रूल के हो सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमें मिक्सचर एलिगेशन नहीं आता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम उसके बिना भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहां से बॉयज एंड गर्ल्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15.8 बॉयज 15.8 गर्ल्स हो जाएगा। हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है। 15.8 बॉयज में को हम 16.4 बी में से अगर माइनस करें तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.6 बॉयज आ गया। ठीक है, गर्ल्स यहां पे 15.8 जी और ये 15.4 जी माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा 0.4, तो इज इक्वल टू 0.4 गर्ल्स। सर कहोगे प्लस माइनस, देखो माइनस नहीं होंगे कभी भी, बॉयज एंड गर्ल्स नेगेटिव में नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास बॉयज रेशियो गर्ल्स निकालना था, गर्ल्स इधर आ गया, 0.6 उधर चला गया, बॉयज अपॉन गर्ल्स इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.6, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 2 का 2 3 का, व्हाट इज द रेशियो 2:3 and the answer is none of these। ठीक है, और जैसे ही कह रहा है कि सर अगर एलिगेशन लगाएं तो क्या करेंगे? एलिगेशन में बॉयज एक साइड रख लेते हैं। बॉयज कितने थे मेरे पास? एवरेज 16.4 इधर रख ली, गर्ल्स की एवरेज कितनी थी 15.4 और एवरेज मिडिल में आ जाता है। ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करेंगे, कितना आ गया 0.6, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करेंगे, कितना आ गया 0.4। इधर बॉयज था इधर गर्ल्स था, तो बॉयज रेशो गर्ल्स ये आ जाएगी, ये रेशो आ जाती है, ये रेशो ये। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The average of 100 observation was calculated as 40. It is found later found that one of them observation was misread as 83 instead of 53. The correct average is average is equal to sum into number. तो मेरे पास एवरेज कितनी गिवन थी 40 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 100. तो सम कितना आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया 4000. ये रॉन्ग सम है. करेक्ट सम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करेक्ट नंबर ऐड करना पड़ेगा, रॉन्ग नंबर माइनस करना पड़ेगा. मिसरीड एज 83 रॉन्ग है, मैंने माइनस कर लिया. करेक्ट नंबर 53 है, इसको मैंने ऐड कर लिया. ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया 4000 में से 30 माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 39. ये मेरा करेक्ट सम आ गया. करेक्ट मीन कितना होगा सम अपॉन नंबर, तो कितना हो गया. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. The average of 50 number is 38. If two number, namely 45 and 55, are discarded, the average of the remaining number. In this case, मेरे पास total number कम हो गया. ठीक है, क्योंकि कोई न्यू नंबर हमने ऐड नहीं किया. तो सबसे पहले एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 30. तो सम कितना हो गया 50 मल्टीप्लाई 38. 38 को 50 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 38 को 5 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. ठीक है, 380 का हाफ कर लेंगे ना 190 आ जाएगा. अब मुझे दो नंबर माइनस करने हैं क्योंकि ये हमने क्या कर दिए ग्रुप में से निकाल दिए 45 और 55. तो कितना हो गया इनका सम 100. इसमें से 100 माइनस कर लेते हैं, कितना आ गया 1800. करेक्ट सम आ गया डिवाइडेड बाय, अब नंबर मेरे पास कितना है 48 इज इक्वल टू. अब मैं डिवाइड कुछ नहीं करने लगूंगा, हम डिवाइड नहीं करेंगे. ठीक है, अब हम बात ऐसे करते हैं कि ऑप्शंस मैच कर लेते हैं. अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं कि 48 और 36, ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज दैट इज गिवन इन द ऑप्शन. अगर मैं किसी ऑप्शन को 48 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 1800 आना चाहिए. ठीक है, ऑप्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए 1800 आना चाहिए. अब ध्यान से सुनना, अगर मैं 37 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 इंटू 7 56, मेरा नंबर 6 से एंड होगा. लेकिन मेरे पास 1800 नंबर 0 से एंड हो रहा है. 37 तो नहीं आंसर हो सकता, नहीं. अगर 52 भी बात करता हूं तो भी मेरे पास 8 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 से एंड होगा. वैसे भी डेसिमल है इसमें, ये भी नहीं होगा. आइदर आंसर इज 36.5 या 37.5, किसी एक को उठा लूंगा. अगर वो ठीक है तो उसको टिक कर दूंगा, नहीं तो 37 मतलब दूसरे वाले को हम मार्क कर जाएंगे. मैं 36.5 को 48 से मल्टीप्लाई करता हूं. ठीक है, तो मल्टीप्लाई में डेसिमल को बाद में कंसीडर कर लेंगे. मल्टीप्लाई करते हैं, इसको दोबारा लिख लेता हूँ. 365 को 48 से मल्टीप्लाई, 8 इंटू 5 कितना होता है 04 कैरी. ठीक है, डेसिमल लगेगा 0 तो वैसे भी उठ जाएगी. नेक्स्ट नंबर 8 इंटू 6 48, 5 इंटू 4 20. यस नो, 48 प्लस 20 कितना होता है 68. में 4 ऐड करूंगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. मेरे पास इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 2 से एंड होगा, लेकिन मेरे पास तो 0 से एंड हो चाहिए. ये ऑप्शन भी कट गई, ये आंसर है 37.5. दूसरी चीज कटिंग कर लो, दूसरी चीज कटिंग कर लो, वो आपकी मर्जी है. आपको ऑप्शन से बता रहा था कि कई बार ऐसे यहाँ पे तो बहुत इजी नंबर आ गया, बहुत मुश्किल सा नंबर आ जाए, नीचे 48 है, डिवाइड करने में टाइम लग रहा है. मत करो, ऑप्शन इधर ऑप्शन पुट करके मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, यूनिट डिजिट पे ही खत्म हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 11. पवन गेट 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन कंप्यूटर साइंस, 70 आउट ऑफ 100 इन मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड 12 आउट ऑफ 150 इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. द एवरेज मार्क्स ऑफ द पवन इन परसेंटेज. सिंपल क्वेश्चन है, यही करते आए हैं जिंदगी भर हम, है ना.
कितना आ गया? हमारे 40 मार्क्स आए आउट ऑफ 50, हमारे 70 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, थर्ड हमारे कितने आए हैं? 142 मार्क्स हैं आउट ऑफ 150। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 300। और इधर कितने हो गए? एवरेज कितनी हो जाएगी? 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 8 का 24, 8 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। The average age of 6 servants in my farmhouse is 28 years. A new and the young servant replace an old servant. Then the new average reduced by 1 year. The age of the new servant is कितना? 26। कैसे? कौन कह रहा है? 26 कैसे आया? जैसे कि मैंगोज वाला क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन है। मेरे पास क्या है? एवरेज जो है वो क्या हो रही है? रिड्यूस्ड बाय 1 ईयर। तो हर एक सर्वेंट की एज को हम 1 ईयर रिड्यूस कर देते हैं। मेरे पास कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 6। यानी कि ओल्ड माइनस न्यू सर्वेंट की एज इज इक्वल टू 6 ईयर्स। बोलो ठीक है? यस नो? दोनों में से किसी एक की एज गिवन होगी तभी दूसरे की निकल सकती है। दोनों में से किसी एक की गिवन होगी तभी निकल सकती है। अब उस क्वेश्चन में मुझे ओल्ड मैंगो का वेट दे रखा था 120 ग्राम्स, तभी मैं न्यू मैंगो का वेट कैलकुलेट कर सका। तो यहां पे व्हाट इज योर आंसर? कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब मुझे 26 वाला बताओ कैसे आया था और 22 वाला बताओ कैसे आया था। हाँ, उनको माइनस करके क्या आ गया? 6 आ गया, है ना? मतलब डिफरेंस है यार। तो इतना कुछ करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद वो तो वैसे ही निकल जाना था बच्चे। यही तो बता रहा हूं, नहीं आएगा ना। ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड। मुझे दोनों में से किसी एक की एज मालूम होनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी शॉर्टकट पे ध्यान दिया करो, हमेशा हर क्वेश्चन को वैसे ही नहीं करना जैसे पुराने मेथड से कर रहे हो। ठीक है, now the average length of the first 3 fingers is 3 inches and the average length of the other 2 fingers, that is thumb and the index finger, is 2.8 inches. If the length of the index finger is 3 inches, then what is the length of the thumb? देखो, आधी इंफॉर्मेशन तो वैसी जरूरत नहीं है, इस इंफॉर्मेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये चाहिए कि थंब और इंडेक्स की एवरेज 2.8 है, तो इन दोनों फिंगर्स का टोटल कितना हो गया? 5.6 हो गया। इन दोनों में से इंडेक्स फिंगर की लेंथ 3 इंचीज होगी। 3 माइनस कर लेते हैं, कितना हो गया मेरे पास? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थंब? 2.6 इंचीज। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14. 3 years ago, the average age of a family of 5 members was 17 years. A baby have been born. The average of the family is same today. The present age of the baby is. Present age of the baby. अब इस क्वेश्चन में अगर मैं कहता हूं कि बेबी को इग्नोर कर देते हैं, बेबी बॉर्न नहीं हुआ होता, 3 साल पहले की एवरेज कितनी है?
5 मेंबर्स की 3 साल पहले की एवरेज कितनी है? 17। आज की एवरेज कितनी हो जानी थी? हर एक की एवरेज 3 ईयर इंक्रीज हो जाती, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाती? 5 मेंबर्स की 5 मेंबर्स की एवरेज जो है वो कितनी हो जाती? 17 इंटू 5, सॉरी प्रेजेंट तो 20 होगी ना, 17 प्लस 3 ये एवरेज आ गई 20। तो टोटल एज कितनी हो जाती इन आज की टुडे? टोटल एज 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100 आ गया। ये मेरे पास टोटल एज आ गई एट प्रेजेंट अगर बेबी का बर्थ ना हुआ था। अब कहता है कि आज बेबी का बर्थ हो चुका है, अब बेबी के बर्थ होने से मेंबर्स कितने होंगे? टोटल 6 मेंबर्स हो गए और एवरेज कहता सेम है 17 ही है। तो अगर बेबी के आने से हमारे पास एवरेज 17 है और मेंबर 6 हो गए, तो व्हाट इज द टोटल एज? 102 होगी। ये विदाउट बेबी आज का टोटल, ये विद बेबी की एज आज का टोटल, डिफरेंस क्या है? तो व्हाट इज द एज ऑफ बेबी? 2 इयर्स, यानी कि ए ऑप्शन इज द आंसर। कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो बताओ। Sahil went to post office at the speed of 60 km/h. While return for his home, he covered the half of the distance at a speed of 10 km/h. But suddenly he realized that he was getting late, so he increased the speed and reached the home by covering the rest half of the distance at a speed of 30 km/h. What is the average speed of the Sahil in the whole length of the journey? डिस्टेंस सेम है तीनों स्पीड्स के लिए, यस ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा? यस कौन बोल रहा था? डिस्टेंस सेम नहीं है, उसने 60 km/h इस स्पीड से डिस्टेंस कवर किया घर से पोस्ट ऑफिस तक का। फिर उसने 10 km/h की स्पीड से डिस्टेंस कवर किया पोस्ट ऑफिस से हाफ डिस्टेंस, घर तक का जो हाफ डिस्टेंस है वो कवर किया, और रिमेनिंग हाफ उसने कवर किया 30 km/h की स्पीड से। ठीक है, तो एक ऐसी वैल्यू लेट कर लेते हैं जो डिवाइड कर जाए, तो हम एक 60 किलोमीटर लेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस घर से पोस्ट ऑफिस तक का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। तो यहां पे डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर। अब आधा डिस्टेंस कितना हो गया 60 का? 30 किलोमीटर उसने कवर किया 10 km/h की स्पीड से, और रिमेनिंग हाफ 30 किलोमीटर कवर किए उसने इस स्पीड से। व्हाट इज द टाइम? 60/60 टाइम क्या आ गया? 1। 30/10 टाइम कितना आ गया? 3। 30/30 टाइम कितना आ गया? 1। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल टाइम कितना हो गया? What is the average speed? Total distance divided by total time 5। कितना हो गया ये? 24 km/h। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कैसे करेंगे? तो 2 बार करने के बजाय ये ज्यादा अच्छा है? मुझे डिस्टेंस लेट करने में बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कट कर देता हूं, मुझे नहीं करना। कितना डिस्टेंस लेट करना चाहते हो? 1 किलोमीटर कर लूं? x किलोमीटर कर लूं? y कर लूं? z कर लूं? मैं 1 किलोमीटर ले लेता हूं, ठीक है। मैंने यहाँ 1 ले लिया, यहाँ पे हाफ हो गया, यहाँ हाफ हो गया, मेरा आंसर फिर भी 24 ही आएगा। ठीक है, अब कहोगे सर ये हाफ हाफ तो बड़े गंदे हो गए, तो चलो ठीक है, यहाँ 2 किलोमीटर कर लेता हूँ, इधर 1 किलोमीटर कर लेता हूँ, इधर 1 किलोमीटर कर देता हूँ, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने क्या कहा कि खुद से डिस्टेंस एक ऐसी, जब लेट ही करना है तो ऐसी वैल्यू लेट करूँ ना जो कि इनसे इजीली डिवाइड हो जाए, यहाँ डेसिमल या फ्रैक्शन ना आए, इसलिए मैंने 60 लिया था। अब 120 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो 120 लिया तो इधर 60 लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन तो नहीं आ रही, 120 ले लो, 240 ले लो, जितना मर्जी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्टेंस लेट करने में।
कि 60 ही लेना है जरूरी नहीं, एक ऐसी वैल्यू लेनी है, बस एक चीज है कि जल्दी लेना है मुझको बस, ठीक है, मैं ज्यादा देर सोचता ना रहा हूं, उससे बेटर है 1 1 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 1 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, Rajiv earned 3/2 times in January, April, July and October. Then the average earning of rupees 600 per month, the rest of the months. So his saving in the January, April, July and October goes to 5/4 times that of the rest of the month's saving of rupees 400 per month in the year. The average expenditure per month is, the average expenditure of Rajiv per month is, now in this question मेरे पास जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर कितने मंथ्स हो गए? 4 मंथ्स, और रिमेनिंग मंथ्स कितने रह गए? 8 मंथ्स की हमारे पास एवरेज है 600, और इन 4 मंथ में उसकी जो अर्निंग है वो 3/2 टाइम्स होगी, तो 600 का 3/2 कितना हो गया? 900। टोटल अर्निंग कितनी होगी? 900 इंटू 4 36, और 600 इंटू 8, टोटल अर्निंग बोलो 8400। अब सेविंग की बात करते हैं, इन 4 मंथ में उसकी सेविंग्स और रिमेनिंग 8 मंथ्स की उसकी सेविंग कितनी है? रिमेनिंग 8 मंथ्स की 400, और इन 4 मंथ्स में कितनी होगी उसकी? 5/4 टाइम्स, तो 5/4 कितना आ गया मेरे पास? 500। टोटल कितना हो गया? 4 इंटू 500 2000, और 8 इंटू 4 3200, टोटल कितना हो गया? 5200। ये उसकी इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, सेविंग है। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर? ये इनकम, ये सेविंग। 3200 का एक्सपेंडिचर आ गया, कितने मंथ्स का? 12 का। 12 2 का 24, 2 से स्टार्ट होगा, ये तो कट गया, ठीक है। 24 कितना आ गया? 8 आ गया। 12 7 का 12 6 का 72, ठीक है। 266.66 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? 17 क्वेश्चन। The average salary per month of 30 employees in a company is 2000. If the manager salary is added, the average salary increased to rupees 2150. What is the salary of the manager? D option. The salary per month of 30 employees is 2000. Total salary कितनी आ गई? 30 into 2000 60,000। मैनेजर की सैलरी अगर हमने ऐड कर ली तो टोटल कितने एम्प्लॉइज हो गए? अब मेरे पास 31 हो गए, और टोटल कितना आती है इनकी एवरेज? 2150। मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लिया, 215 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 1 5, 15 प्लस 1 16, 6 1 कैरी, 3 इंटू 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, और 3 इंटू 2 6। यही है, क्या था? 6 6 650 माइनस किया 6650 आ गया। डी ऑप्शन, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of 3 prime numbers lying between 49 and 78 is this one. The greatest possible difference between any two out of the 3 prime number is,
ओ शिट यार, कौन सा नंबर क्वेश्चन था? हाँ जी बच्चे, सबसे पहले 49 और 78 के बीच में प्राइम नंबर 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 3, 4, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 3, 73, 74, 75, 76, 77, 78, बस यही प्राइम नंबर्स है। ठीक है, कौन सा? सॉरी 73 ना, 4 लिख दिया, 73 है, 73 यही प्राइम नंबर्स है। अब मुझे एवरेज दे रखी है 191/3, 3 नंबर्स की, तो उनका सम कितना हो गया? सम एवरेज इनटू नंबर, तो सम कितना आ गया? 191। अब मुझे इनमें से 3 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 191 है। ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, देखो सम कितना हो गया? आ गया 191। 53, 67 और थर्ड कौन सा था? 71। दिस प्लस दिस प्लस दिस, अब कितना सम आ गया? 191 आ गया, यानी कि 59, 61 और 71, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर। इस केस में बात करता हूं ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, स्मॉलर और ग्रेटर का ही होगा, 12 आ गया। इस केस में बात करता हूं स्मॉलर और ग्रेटर, डिफरेंस 18 का आ गया। मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस इज 18, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, कोई डाउट? नो, नेक्स्ट देखते हैं। The average of 15 number is 10 if each of these 15 number is multiplied by 6 and then 4 is added to each of these resultant number, then the new average is, बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि अगर मैं हर एक नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी एवरेज भी 6 से क्या हो जाएगी? अच्छा 15 नंबर्स है मेरे पास, एवरेज 10 है। मेरे पास 15 नंबर्स हैं और इनकी एवरेज 10 है, हर एक को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट इज माय एवरेज? 60। फिर मैं हर एक नंबर 15 जो नंबर्स हैं इनमें 4 ऐड कर लूंगा तो एवरेज में भी 4 का इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज द न्यू एवरेज? 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of 15, ये तो हो गया। The average score of Ponting after 48 inning is 48, and in the 49th inning Ponting scored 97 runs. In the 50th inning, the minimum number of runs required to increase the average score by 2 than it was before the 50th inning. तो मेरे पास 48 इनिंग्स की एवरेज कितनी है? कितनी है? 48। तो टोटल रन्स कितने होंगे 48 इनिंग्स में? टोटल रन्स 48 मल्टीप्लाई 48, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 48? 25 में से 2 माइनस किए 23 और 2 का स्क्वायर 04, तो 2304। 49th इनिंग का टोटल कितना होगा? टोटल ऑफ 49th, टोटल जितना 48 इनिंग्स का टोटल था उसमें 49th इनिंग्स के स्कोर्स ऐड कर लेते हैं। 97 कितना हो गया ये? 2401। एवरेज क्या होगी? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 49?
व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 49? 2401 होता है 49 का स्क्वायर। 49 इंटू 49 2401। तो कटिंग करके मेरे पास कितना आ गया 49। तो एवरेज कितनी आ गई 49 इनिंग्स की 49 ही आ गई। अब 50th इनिंग में उसकी एवरेज 2 इंक्रीज होनी चाहिए। तो 49 में 2 इंक्रीज किया कितना हो गया। अब 50 इनिंग्स में उसकी एवरेज, ये 50 इनिंग्स में एवरेज 51 है, तो 50 इनिंग्स का टोटल क्या होना चाहिए। 50 इनिंग्स का टोटल क्या होना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया 02550। 49 इनिंग्स का टोटल कितना था, माइनस कर ले तो कितना आ गया, टोटल कितना आ गया। यानी कि अगर वो 50th इनिंग में 149 रन स्कोर कर लेगा तो उसकी एवरेज 49 इनिंग के कंपैरेटिवली 2 इंक्रीज कर जाएगी। कोई डाउट है तो बताओ, व्हाट इज द आंसर। बताओ। सबसे पहले 48 इनिंग्स का एवरेज 48 है, टोटल रन्स कितने हो गए 2304 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब मुझे 49th इनिंग में स्कोर दे रखा था उसका 97, मैंने इसको ऐड कर लिया तो 49 इनिंग्स का टोटल आ गया। अब कहता 2401 की एवरेज क्या है 49 है। 2401 49 इनिंग्स के स्कोर में कितने रन्स ऐड कर दूं 50th इनिंग्स के, ताकि उसकी एवरेज 2 इंक्रीज कर जाए। 49 से 2 इंक्रीज कर जाए 51 हो जाए 50 इनिंग्स में। तो 50 इनिंग्स का टोटल आ गया, 49 इनिंग्स का टोटल आ गया, डिफरेंस रन्स आ गए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी फर्स्ट सेम क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। भाई वैल्यूज भी सेम ही है, सॉल्व करने में वैल्यू सेम ही है। अ पर्सन कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर, हाफ द रिमेनिंग जर्नी बाय बस 30 किलोमीटर एंड रेस्ट बाय साइकिल 10 किलोमीटर। टोटल जर्नी क्या ही, हाफ जर्नी उसने 60 से कवर की, रिमेनिंग का हाफ बस से और रेस्ट साइकिल से। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर ही हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 22। There were 36 students in a hostel. If the number of students increased by 4, the expenditure of the mess increased by 32 per day. While the average expenditure per head diminishes by ₹1, find the original expenditure of the mess. Original expenditure. क्या आंसर है? छोड़ दो। सबसे पहले एक्सपेंडिचर पर हेड क्या होगा? क्या होगा एक्सपेंडिचर पर हेड? टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही होगा। यस नो? किसी को कोई डाउट हो इसमें? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? कितने? ओरिजिनली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 36 है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितना है? ऑप्शन यही है। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन करना होता तो मैं कुछ इस वे में सोचता पहले। सबसे पहले व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 36?
4 एंड यही होता है 4 into 9। डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करती हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 36 के इक्वल होना चाहिए और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन 1। तो वो डिविजिबिलिटी रूल होता है। एनी नंबर डिविजिबल बाय 4 and 9 दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 36। ठीक है, ऑप्शन दिस नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4, दिस नंबर, या फिर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, दिस नंबर नॉट डिविजिबल बाय 9, 6 1 11 और 8 19, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। माय फर्स्ट चॉइस जो है दैट इज बी ऑप्शन। मैं बी ऑप्शन को लेके क्वेश्चन करूंगा, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो दैट इज माय आंसर, अदरवाइज मैं किसी और ऑप्शन को यूज करूंगा। ठीक है, बट मुझे लगता है कि उसी से आ जाना चाहिए क्योंकि 36 जो है और किसी से डिवाइड ही नहीं होगा। ऐसा क्यों, चेक कर लेते। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर में इसका 648 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास 36 है, तो ये मेरे पास एक्सपेंडिचर पर हेड आ जाएगा। तो ये कितना हो गया एक्सपेंडिचर पर हेड? 9 पे कटिंग की 9, 7 का 63, 9 2 का 4 पे कटिंग की 4, 18 रुपीज पर हेड आ गया। अब 4 नए पर्सन आ गए तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 36 से 4 इंक्रीज हो गए, 40 हो गए, और मेस का एक्सपेंडिचर भी 32 रुपए और इंक्रीज हो गया। 648 में 32 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा मेरे पास? 680 डिवाइडेड बाय 40, इनकी कटिंग करता हूं, मेरे पास 17 आ जाएगा। कहता जो पर हेड एक्सपेंडिचर है वो कितने रुपीज इंक्रीज हो गया? 1 रुपी इंक्रीज हो गया। मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, दिस इज माय आंसर। बोलो ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते, टोटल एक्सपेंडिचर x है डिवाइडेड बाय 36 माइनस x में 32 रुपए इंक्रीज हो गए और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो 4 इंक्रीज हो गए और इनका डिफरेंस 1 आ गया। x के लिए सॉल्व करूंगा और x जो है वो 648 आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd नंबर क्वेश्चन। 23rd, the average salary of all the workers of an office is rupees 2000, the average salary of the officer is rupees 4000 and that of the average salary of rest of the staff is rupees 1250. The total number of workers could be. मेरे पास कंबाइंड एवरेज है, ऑफिसर x मान लेता हूं और जो रिमेनिंग स्टाफ है y मान लेता हूं। मेरे पास एवरेज कितनी है सभी इंप्लॉइज की? कितनी है? 2000 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये कंबाइंड मीन में उधर जाके डिनोमिनेटर में होना था, इज इक्वल टू, और मेरे पास ऑफिसर्स कितने थे? 4000 इंटू एक्स प्लस रिमेनिंग स्टाफ की एवरेज कितनी थी? 1250 इंटू वाई। यही है एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर अपॉन होल एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 2000 एक्स है, इधर 4000 एक्स है, 2000 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना रह जाएगा? ये 2000 वाई है, ये 1250 वाई है, 1250 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना रह जाएगा? x अपॉन वाई चाहिए, y उधर चला गया, 2000 इधर आ गया, x अपॉन वाई कितना हो गया? थ्री रेशो 8 आ गया। व्हाट इज द सम ऑफ 3 प्लस 8? नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉइज 11 का मल्टीपल होंगे। फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते, फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते। व्हाट इज द आंसर? दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 11, दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 11, दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 11। ए ऑप्शन इज द ओनली आंसर। ठीक है बच्चे? हाँ,
फिर कांट बी डिटरमाइंड होता तो दैट इज माय आंसर, क्योंकि इन दैट केस हम ये डिसाइड नहीं कर सकते थे कि 110 है, ये 220 है, ये 330 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24. The average weight of 6 person is increased by 2.5 kg when one of them whose weight is 50 kg is replaced by the new man. The weight of new man is, again mangoes वाला क्वेश्चन, क्या आंसर है? 65. कोई डाउट किसी को? अब तो 1 सेकंड में निकाल दिया क्वेश्चन है। चलो गुड बच्चे, वेरी गुड। 65 kg इज द आंसर। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. The average length of any 4 fingers of my left hand is 600 mm. Then the average length of all the 5 fingers of my left hand is can't. ठीक है, डी ऑप्शन। अब एनी 4 फिंगर्स हैं, ये 4 फिंगर हैं तो थंब की लेंथ कितनी है मुझे थोड़ा पता। अगर ये 4 फिंगर्स हैं तो लिटिल फिंगर की क्या लेंथ है हमें नहीं मालूम है। ठीक है, ऐसे नहीं ले लेना कि इक्वल टू एवरेज ले लो, नो, कांट बी डिटरमाइंड। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। बस यही क्वेश्चन थे, बोलो। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? एवरेज टाइम सीक्वेंस कर लिया। ठीक है, कल का हमारा टॉपिक होगा, कल सैटरडे है ना, तो बड़ा टॉपिक करते हैं, मिक्सचर एलिगेशन करते हैं कल। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन करते हैं। टाइम बच गया तो उसके बाद क्लॉक्स शुरू कर लेंगे, अदरवाइज क्लॉक फिर हम संडे के लिए पोस्टपोन कर देंगे। तो मिलते हैं कल बच्चे, ठीक है।